वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं क्लास 12th HBSC के स्टूडेंट्स के लिए अगस्त 2021 में कंडक्ट किए गए क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। और अभी मैं आजकल आपको करा रही हूँ इस क्वेश्चन पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसके सेकंड पार्ट में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व करा दिए हैं एंड नाउ वी विल डू नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस। तो हम इन क्वेश्चंस को अब यहाँ पर देखते हैं। ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 21। द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज डैश, यानी कि हमें फिलअप दे दिया गया है तो वो सेकेंड डेरिवेटिव हमने यहाँ पर फाइंड करना है उस फिलअप में। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। फंक्शन है आपका एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2। क्लियर है? तो इसको हम फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एफ डैश एक्स हमारा क्या आएगा भाई? एक्स स्क्वेयर, एक्स इज़ टू पावर एन का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है? एन इंटू एक्स इज़ टू पावर एन माइनस वन। तो ये हो जाएगा 2x, और x का डेरिवेटिव ऑलवेज 1 होता है तो ये हो जाएगा 3 इंटू वन, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3। हम एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं बेटा। तो एफ डबल डैश एक्स, एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 तो ये हो जाएगा 2 इंटू वन प्लस 0। तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो हमारा डबल डेरिवेटिव 2 आ जाएगा। तो हम अपने इस फिलअप में यहाँ पर जस्ट 2 फिल कर देंगे। अगर हमें नहीं आता तो हम सॉल्यूशन देने की भी हमें कोई ज़रूरत इसमें नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं बेटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। देखो सारे ही ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो वैसे तो कोई फंक्शन जब किसी इंटरवल में डिक्रीजिंग होता है तो उसका जो डेरिवेटिव है वो उस इंटरवल में नेगेटिव होना चाहिए। तो 0 to π/2 ये 0 है और ये हमारा π/2 है, यानी फर्स्ट इंटरवल की यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात यहाँ पर चल रही है। तो आपने अब यहाँ क्या चेक करना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका इनमें से किसका डेरिवेटिव, किस फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। तो हम फटाफट इनके सबके डेरिवेटिव देखते हैं। cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एक्स। ध्यान से देखना भाई। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट जो कि 0 से 90 डिग्री के बीच है हमारा, उसमें जो हमारा साइन एक्स है, साइन एक्स ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो माइनस साइन एक्स हमारा क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। माइनस साइन एक्स हमारा क्या है? एफ डैश एक्स है। और एफ डैश एक्स हमारा अगर नेगेटिव होता है देन आवर फंक्शन इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो यह आप देख सकते हो कि इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो लेस देन 0 आ रहा है, देन द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? cos x आ जाएगा। cos x, क्योंकि sin x का जो डेरिवेटिव होगा, आपको क्रॉस वेरीफाई अगर करना है तो आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो कि sin x का जो डेरिवेटिव है वो cos x आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। cos 3x का जो डेरिवेटिव आएगा वो माइनस साइन 3x आएगा, और 3x की वजह से एंगल चेंज हो जाएगा, 3π/2 तक आ जाएगा, जो कि यहाँ आ जाएगा तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग आएगा। और टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वेयर एक्स विच इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन बच जाता है, वो ऑप्शन है हमारा भाई cos x। ठीक है भाई। cos x का जो हमारा डेरिवेटिव है, अगर हम cos x को एक फंक्शन ले लेते हैं तो इसका जो डेरिवेटिव आ रहा है एफ डैश एक्स वो आता है माइनस साइन एक्स, जो कि नेगेटिव है। तो ये फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आवर आंसर विल बी cos ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 23। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2। ये भी बेहद आसान क्वेश्चन है। हमें ये एक फंक्शन गिवन है और इसके हमें टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना है। भाई टेंजेंट का स्लोप क्या होता है अगर आपको याद हो तो dy/dx। तो dy/dx का मतलब हमें इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो dy/dx आपका क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x² और x का डेरिवेटिव 1। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे हमें क्या करना है? हमें पॉइंट गिवन है तो हमने पॉइंट क्या लेना है? x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हम x के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे? 2। तो हमारा जो m है यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो आ जाएगा, यानी 3 इंटू 2 स्क्वेयर माइनस 1, 3 इंटू 4 माइनस 1, 4 3 जा 12, 12 में से 1 माइनस कर दो तो 11 आ जाएगा। तो जब भी आपको कोई फंक्शन दे रखा है और आपने उसका स्लोप निकालना है तो आपने जस्ट उसको डिफ्रेंशिएट करना है। अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट दे रखा है तो उस पॉइंट को उसमें पुट कर दो, वरना ये भी हमारा स्लोप है, लेकिन ये इन जनरल है और किसी
गिवन पर्टिकुलर पॉइंट पर जो हमारा स्लोप है वो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा इंटीग्रल का क्वेश्चन है और आप देख सकते हो कि अलजेब्रिक क्वेश्चन है। इंटीग्रेट एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4/√x। तो आपने पहले ना इसमें टर्म्स को सेपरेट कर लेना है। ऊपर एक्स क्यूब है, देखो नीचे √x है, और √x का मतलब होता है x इज़ टू पावर 1/2। तो ये पावर आपने हर जगह सेपरेट करनी है, तीनों टर्म्स में अलग अलग करनी है। तो एक्स क्यूब के नीचे भी 1/2 आ जाएगा, प्लस 3x है उसके नीचे भी 1/2 आ जाएगा, और प्लस 4 के नीचे भी x की पावर 1/2 आ जाएगा dx। अब हम अपना जो है एक्सपोनेंट का फॉर्मूला वो लगा लेते हैं। जब हम x इज़ टू पावर m को x इज़ टू पावर n से डिवाइड करते हैं तो पावर माइनस होकर x इज़ टू पावर m माइनस n हो जाती है। तो इस आइडेंटिटी को अब हम यहाँ अप्लाई करने जा रहे हैं। तो x की पावर 3 में से 1/2 माइनस करिएगा, 5/2 आएगा। ये यहाँ x की पावर 1 है तो 1 में से 1/2 माइनस करेंगे, 1/2 आएगा। और ये पावर 1/2 है जो कि न्यूमरेटर में जाकर -1/2 बन जाएगी dx। और अब इन तीनों पर एक ही आपका फॉर्मूला लगने वाला है x इज़ टू पावर n की इंटीग्रेशन का। और x इज़ टू पावर n की इंटीग्रेशन होती है x इज़ टू पावर n+1/n+1। तो बहुत ही आसान, ये देखो x इज़ टू पावर 5/2 + 1 कर लेना, 7/2 ऊपर और 7/2 नीचे, ठीक है भाई। प्लस 3 x की पावर 1/2 है, उसमें 1 ऐड कर दीजिए तो 3/2 ऊपर बेटा, 3/2 हमारा नीचे आ जाएगा। और प्लस 4 x की पावर -1/2 है, -1/2 में ऐड करोगे प्लस का 1/2 आएगा, तो 1/2 ऊपर और 1/2 ही हमारा नीचे, प्लस में आएगा c। अब हम इस रिजल्ट को समराइज करके यहाँ ऊपर लिखते हैं। ये जो 7/2 डिनोमिनेटर में है, जब आप इसे रिवर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 2/7 x इज़ टू पावर 7/2 प्लस ये देखो 3 यहाँ है, 3/2 डिनोमिनेटर में, जब आप इसे रिवर्ट करेंगे तो 3 × 2/3 आएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इंटू x इज़ टू पावर 3/2 प्लस देखो ये 1/2 है बेटा, ये ऊपर जाएगा तो 4 से मल्टीप्लाई होगा, 1/2 को हम √x भी लिख सकते हैं, और प्लस c। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। हमें कोई ऑप्शन गिवन नहीं है तो वी विल जस्ट राइट द आंसर। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जब भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है x में, आपने इस बात का ध्यान रखना है कि x में अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो आपने उन सभी टर्म्स को सेपरेट करके और x इज़ टू पावर n की आइडेंटिटी आपने यहाँ पर यूज़ कर देनी है, चाहे किसी भी टाइप का आपका x का 1 मार्क में क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द इंटीग्रेशन से मैंने आपको बताया 6 MCQ आएंगे 1 मार्क के। कोई लॉन्ग क्वेश्चन हमारा नहीं आना है इस चैप्टर में से, तो आपने MCQ की अच्छी प्रैक्टिस करनी है। 2x/1 + x² dx, बेहद आसान क्वेश्चन, इट इज़ फ्रॉम सब्सटीट्यूशन मेथड। देखो x² की जो डिफ्रेंशिएशन होती है वो 2x होती है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि 1 + x² को पूरे को z पुट करते हैं, एंड आफ्टर डिफ्रेंशिएशन 1 की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी भाई 0, और x² की हो जाएगी 2x dx, और ये हो जाएगा dz। तो ये 0 को हम यहाँ से हटा दें तो 2x dx हमारा dz हो गया, 1 + x² हमारा z हो जाता है। एंड जब हम इस वैल्यू को इस इंटेग्रल में पुट करते हैं, ध्यान से देखें, तो जो ये न्यूमरेटर में टर्म है 2x dx, ये तो हमारा dz बन गया है, और डिनोमिनेटर में हमारा क्या है, z है। तो वी कैन राइट इट एज 1/z dz। 1/z की इंटीग्रेशन क्या होती है भाई, log ऑफ mod z प्लस c, और z तो हमने सपोज किया है क्या, 1 + x²। तो हम यहाँ पर z के प्लेस पर एट लास्ट 1 + x² पुट कर देते हैं प्लस c, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ सबसे ऊपर एक बार आपको लिख कर देती हूँ आंसर। द आंसर इज log ऑफ 1 + x² प्लस में c। क्वेश्चन नंबर 26 इज द डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ ए फॉर्मूला इंटीग्रेट dx/x² - a²। तो ये बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला है, 1/2a log ऑफ मॉडुलस ऑफ x - a/x + a प्लस c। तो बस जस्ट आपने, वैसे तो ये पार्शियल फ्रैक्शन से होगा बट 1 मार्क का, तो आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, आप उसी से इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है आपका। डायरेक्ट क्या है,
इंटीग्रेशन ए टू बी एक्स डी एक्स। एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स इज टू पावर एन की आइडेंटिटी लगा दीजिए। यहाँ एक्स की पावर 1 है तो 1 + 1 / 1 + 1 दैट इज x² / 2 एंड इट इज़ फ्रॉम डेफिनेट इंटेग्रल, तो ए टू बी है। तो एक बार आप अपर लिमिट लगाएं, एक्स के प्लेस पर आप बी पुट करें तो ये हो जाएगा b² / 2 माइनस लोअर लिमिट यानी a लगाएं a² / 2 एंड दैट्स ऑल। आप चाहें तो इसको इकट्ठा कर सकते हैं b² - a²/2। तो ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन मैं कहूँगी है। आपने बस एक ही आइडेंटिटी देखी, हमारे इसी लेक्चर में ये एक आइडेंटिटी बहुत बार यूज हो चुकी है। x इज टू पावर n की इंटीग्रेशन होती है x इज टू पावर n + 1/n+1। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28। फाइंड द वैल्यू ऑफ -1 to 1 साइन ऑफ 5x कॉस ऑफ 4x। वैसे तो इस क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं, बट ये बिल्कुल वर्बल क्वेश्चन है। अगर आपको एक आइडेंटिटी याद है तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है बेटा कि -a to a fx dx। आपका क्या होता है कि अगर आपका fx एक ओड फंक्शन है, ओड फंक्शन, तो इसकी इंटीग्रेशन 0 होती है। और अगर आपका fx इवन फंक्शन है तो ये डबल ऑफ 0 to a fx dx हो जाता है। तो अब हमारे पास ये देखिए कि लिमिट जो है -1 to 1 है यानी -a to a है। तो हमारे पास केवल ये चेक करना बच जाता है कि हमारा फंक्शन इवन है या ओड है। अब आप ये इवन एंड ओड कैसे चेक करिएगा, तो मैंने आपको बता रखा है कि हम x के प्लेस पर क्या रख देंगे, -x रख देंगे बोथ साइड्स में। ठीक है, तो हम यहाँ x के प्लेस पर -x रख कर देखते हैं। तो साइन 5 ऑफ -x, ठीक है, और cos 4 ऑफ -x। अब ट्रिग्नोमेट्री में हमने आइडेंटिटी की हुई है साइन -θ होता है माइनस साइन थीटा और उसकी भी पावर 5, तो ये तो हो जाएगा माइनस साइन ऑफ 5x। और cos -θ होता है cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos 4x। अगर हम इस पूरे फंक्शन को जो मैंने अभी सर्कल में किया ध्यान से देखें तो ये fx है, तो ये हमारा बन गया माइनस ऑफ fx। और जब हम किसी फंक्शन में x के प्लेस पर -x रखते हैं और वो उसी का नेगेटिव आ जाता है, f ऑफ -x अगर माइनस ऑफ fx के इक्वल आता है देन वी से दैट द फंक्शन इज ओड। तो ये हमारा ओड फंक्शन आ गया और ओड फंक्शन की इंटीग्रेशन डायरेक्ट हमारी क्या होती है, 0 होती है। तो इसकी जो इंटीग्रेशन है बेटा वो हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। 29th क्वेश्चन की तरह ही एक क्वेश्चन मैंने 25th भी अभी आपको कराया, बस उसमें आपकी लिमिट्स नहीं थी। इट इज़ 0 to 1 x by 1 + x² dx। तो अब मैं इसको शॉर्ट में बताती हूँ। 1 + x² को हमने z रखा, 1 का डेरिवेटिव 0, x² का डेरिवेटिव हो जाता है 2x dx इज इक्वल टू dz। 2 यहाँ से हटकर यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ साथ अब हम लिमिट्स भी चेंज करेंगे। x की लिमिट 0 से 1 है, तो जब आपका x 0 है, जब आपका x 0 है तो यहाँ से आपकी जो z की वैल्यू है वो 1 आ जाएगी क्योंकि हम यहाँ पुट कर रहे हैं। और जब आपकी x की वैल्यू 1 है तो z की वैल्यू आएगी 1 + 1² दैट इज़ 2। तो जो लिमिट थी आपकी 0 से 1 पर वो अब 1 से 2 में कन्वर्ट हो जाती है और आपकी जो इंटीग्रेशन है वो क्या बन जाती है, ध्यान देना है अभी इंटीग्रेशन पर। 0 की जगह 1 आ जाता है, 1 की जगह लिमिट 2 आ जाती है। ऊपर जो x dx है वो बन जाता है dz डिवाइडेड बाय 2 और नीचे हमारा z आ जाता है। तो 1/2 तो बाहर रह गया और 1/z की इंटीग्रेशन होती है log ऑफ mod z बिटवीन द लिमिट्स 1 to 2। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि मैं अभी एक बार पेज को क्लीन करती हूँ, उसके बाद हम इस क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। हमारे पास आता है कि 1/2 log ऑफ mod z बिटवीन द लिमिट्स 1 to 2। अब 1/2 को हम बाहर रहने देते हैं, वी विल पुट द लिमिट्स। तो पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो log 2, ठीक है भाई, माइनस log ऑफ 1 एंड वी नो कि log 1 इज ऑलवेज इक्वल टू 0। log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो ये टर्म तो 0 बन जाएगी, तो हमारे पास जस्ट फर्स्ट टर्म रह जाएगी एंड आवर आंसर विल बी 1/2 log 2। और ये हमारा है ऑप्शन नंबर सी। आप देख सकते हैं कि थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। 30th क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द सर्कल। देखिए x² + y² इज इक्वल टू a²। अगर आपको 11th का मैथ थोड़ा ध्यान है तो दिस इज ए सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस a।
ये इसका रेडियस है। तो वैसे तो सर्कल का रेडियस निकालने के सर्कल का एरिया निकालने के लिए हमें वो लगाना पड़ेगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, ठीक है ना, एरिया अंडर द कर्व। लेकिन ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, हमें सेंटर पता है 0 0, रेडियस ए है। तो हमारे पास सिंपल फार्मूला होता है ट्रायंगल उसके सर्कल के एरिया का, क्या फार्मूला होता है, पाई आर स्क्वेयर, ठीक है, पाई आर स्क्वेयर। और आर हमारा कितना है, ए है, तो आर के प्लेस पर ए रख दो, पाई इंटू ए स्क्वेयर। ये हमारे सर्कल का क्या आ जाएगा, एरिया। तो हमें इसमें कोई भी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन वगैरह नहीं लगानी है, हम इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। तो हमारा आंसर होगा पाई ए स्क्वेयर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 इज अगेन बेस्ड ऑन वन आइडेंटिटी। देखो जितने भी 1 मार्क के क्वेश्चन है वो लगभग आइडेंटिटीज़ पर ही बेस्ड आएंगे, और अगर आपको आइडेंटिटी लर्न नहीं होगी तो आपको लॉन्ग मेथड अप्लाई करना पड़ेगा विच विल कंज्यूम मोर टाइम, और आपको सिर्फ 1 आवर मिलता है 40 क्वेश्चंस के लिए। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, हम इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, ई इज टू पावर एक्स सीकेंट एक्स इंटू 1 प्लस टेंजेंट एक्स। तो ये हो गया ई इज टू पावर एक्स इंटू सीकेंट एक्स प्लस ई इज टू पावर एक्स इंटू सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स डी एक्स। अब मैं यहाँ आपको जस्ट एक आइडेंटिटी अभी नोट कराती हूँ। क्या है वो आइडेंटिटी, अगर हमारे पास इस तरह का कोई इंटीग्रेशन है कि ई इज टू पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स की आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, अंडरस्टैंड, कि ई की पावर एक्स के साथ एक फंक्शन है और एक उसका डेरिवेटिव है, तो ये इंटीग्रेशन डायरेक्ट आ जाती है ई इज टू पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस में सी। मीन्स हमें रिकॉग्नाइज करना है कि विच वन इज़ द फंक्शन, विच वन इज़ द डेरिवेटिव। अब हम इस पर फिर से आ जाते हैं। इसको अगर हम ध्यान से देखें और इसमें से मैं ई की पावर एक्स कॉमन ले लूँ तो हमारे पास ये 2 टर्म बचती हैं। देखो इसको मैंने यहाँ इरेज कर दिया क्योंकि ये कॉमन लेने के बाद हमारा ख़त्म हो जाता है। तो अब आप ज़रा ध्यान दें कि ई की पावर एक्स के साथ एक तो सीकेंट एक्स और एक सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स है, तो ऑब्वियसली सीकेंट एक्स हमारा फंक्शन है, और सीकेंट एक्स की जो डिफ्रेंशिएशन होती है वो हम सबको पता है क्या होती है, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स होती है। तो ये एफ डैश एक्स है, तो ये इंटीग्रेशन बिल्कुल इसकी तरह हो गई। तो इस वाली फॉर्मूले से हमारा जो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ई की पावर एक्स के साथ फंक्शन लगाना है, डेरिवेटिव नहीं, तो फंक्शन हमारा क्या है, सीकेंट एक्स प्लस में सी। तो ई इज टू पावर एक्स इंटू सीकेंट एक्स प्लस सी हमारा आंसर हो जाएगा, और वो हमारा जो राइट आंसर ऑप्शन है वो है भाई ये ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32 इज फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री देखो, एक होता है ऑर्डर, एक होता है डिग्री। ऑर्डर क्या होता है कि जो सबसे हाईएस्ट पावर का डेरिवेटिव है। तो देखो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है, यानी एक बार डिफ्रेंशिएशन हो रही है, और यहाँ डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर है, तो 2 बार डिफ्रेंशिएशन हो रही है। तो इसका ऑर्डर तो हो गया 2, क्योंकि 2 हाईएस्ट बार डिफ्रेंशिएशन हो रही है। और जो ऑर्डर होता है उसी की हमें पावर देखनी होती है, ध्यान से समझे मेरी बात को। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होती है वो डिग्री कहलाती है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, और उसकी पावर कितनी है, 3। तो हमारी इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री 3 हो जाती है। ऑर्डर पूछा नहीं गया है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि इसका ऑर्डर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ऑर्डर पूछा गया है, तो हम ऑर्डर देखते हैं कितना है भाई। ऑर्डर हमारा इसका हो जाएगा 2, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारा 2 का है, ठीक है। तो हमारा जो हाईएस्ट डेरिवेटिव आएगा वो कितना है, 2 ऑर्डर का है। तो इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 इज फ्रॉम प्रोबेबिलिटी। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 7/13 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 9/13 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 4/13 है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। मीन्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड। भाई डायरेक्ट फार्मूला है हमारे पास। क्या फार्मूला होता है, इस फार्मूला पर आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क के, आप ये ध्यान रखिएगा। तो फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दोनों वैल्यूज़ हमारे पास हैं। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी है 4/13, बी की प्रोबेबिलिटी है 9/13। 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा एंड आंसर विल बी 4/9, और 4/9 है हमारा फर्स्ट ऑप्शन। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35 इज अगेन फ्रॉम प्रोबेबिलिटी।
If probability of A is 3/5, probability of B is 1/5 and A and B are independent events, then find probability of A intersection B. तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं तो उनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उनकी खुद की प्रोबेबिलिटीज़ की प्रोडक्ट हो जाती है. मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय बी. तो हम 3/5 इंटू 1/5 यहाँ पुट करते हैं एंड द प्रोडक्ट विल बी 3/25 और 3/25 हमारा आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 36 ये हमारा प्रोबेबिलिटी से, इफ ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 6 हेड्स. तो अब हमें यहाँ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करना है. देखो जब आप कॉइन को एक बार टॉस करते हो तो जो हेड की प्रोबेबिलिटी है वो आपकी कितनी होती है 1/2, जिसे हम पी कह देते हैं. टेल की प्रोबेबिलिटी भी हमारी 1/2 होती है जिसे हम क्यू कह देते हैं. पी इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्यू इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर. तो बेटा जी पी हमारा आ गया 1/2, क्यू हमारा आ जाता है 1/2, एन होता है जितने नंबर ऑफ टाइम्स हमने वो एक्सपेरिमेंट किया है. तो हमने 10 टाइम्स कॉइन को टॉस किया है तो एन की वैल्यू आ जाती है हमारी 10. और एग्जैक्टली 6 हेड्स हमें चाहिए तो आर की वैल्यू हो जाती है 6. तो हमारे पास फॉर्मूला है डिस्ट्रीब्यूशन से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज टू पावर एक्स इज इक्वल टू आर क्या होता है एन सी आर पी की पावर आर और क्यू इज टू पावर एन माइनस आर. तो ये हो जाएगा बेटा जी 10c6 1/2 की पावर कितना 6 और 1/2 की पावर 10 - 6 यानी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा बेटा जी 10c6 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों बार हमारी पावर ऐड हो जाएंगी और 6 + 4 हमारा कितना आ जाएगा 10. तो ये हमारा आंसर हो जाता है 10c6 1/2 इज टू पावर 10. क्वेश्चन नंबर 37 फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर. अगर किसी भी गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में आपने यूनिट वेक्टर बनाना है तो उस वेक्टर को उसी के मॉडुलस से डिवाइड कर दो. तो इसका मॉडुलस निकाल लो, क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 1 9 + 4 13 प्लस 1 14 रूट 14 आ गया. अब हमने इस गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बनाना है तो वो यूनिट वेक्टर क्या होगा वेक्टर ए को उसी के मॉडुलस से डिवाइड कर दो. मॉडुलस आया है अभी रूट 14 तो ये हो जाएगा 2i + 3j + k डिवाइडेड बाय रूट 14 और ये हो जाएगा 2/√14i 3/√14j एंड 1/√14k. ये कैप है यहाँ पर. तो ये भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 38 में हमें दो वेक्टर्स गिवन है. फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी. तो अगर हम मान लेते हैं कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच में थीटा एंगल है तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू a.b/mod b. अब हमारा काम है a.b निकालने का. तो a.b हमारा होता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे. देखो भाई i के कोफिशिएंट को i के कोफिशिएंट से तो 1 × 1 प्लस j के कोफिशिएंट को j के कोफिशिएंट से इंटू -1 और प्लस k के कोफिशिएंट को k के कोफिशिएंट से -1 × 1 डिवाइडेड बाय देयर मॉडुलस. तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर कर लो या 1 स्क्वायर और यहाँ भी आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. मैंने -1 यहाँ -1 का आएगा आप देख लीजिएगा. तो ये हो गया 1 - 1 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 1 से 1 कैंसिल और ये आ जाएगा -1/3. ध्यान देना भाई. अब आगे ये है cos थीटा इज इक्वल टू -1/3 तो थीटा आ जाता है cos इनवर्स -1/3. ठीक है क्योंकि 1/3 वैल्यू किसी एंगल पर हमारे पास है नहीं तो हम इसे एज इट इज लिख देंगे. क्वेश्चन नंबर 39 में हमें गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है. मैग्नीट्यूड का मतलब इसका मॉडुलस. तो वो क्या होता है कंपोनेंट्स के स्क्वायर का अंडर रूट. तो 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -4 के स्क्वायर का अंडर रूट 25 + 1 + 16 और ये 25 और 1 26 और 16 कितना हो जाएगा √42. तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. And this is the last question of today's lecture beta. If a line makes angle 90 degree, 60 degree and 30 degree with positive direction of x, y, z axis respectively, then the direction cosines of the line are. एक मिनट फिर से देखें
कि एक लाइन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बना रही है वो 90, 60 और 30 हैं। यानी कि अगर अल्फ़ा ले लूँ तो 90 है, बीटा ले लूँ तो 60 है और भैया गामा ले लूँ तो 30 डिग्री है। तो उस लाइन के आपने डायरेक्शन कोसाइंस बताने हैं। तो कोई भी लाइन एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ जो भी एंगल बनाती है उन एंगल की जो कॉस वैल्यू है वो डायरेक्शन कोसाइंस होती है। तो वो हो जाएगा कॉस 90 कोमा कॉस 60 कोमा कॉस 30। कॉस 90 हमारा कितना होता है भाई, 0 होता है। कॉस 60 1/2 होता है और कॉस 30 √3/2। तो ये हमारे डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे बेटा जी आपके अगस्त 2021 के क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चन। पूरा पेपर मैंने आपको करा दिया है। फॉर एनी डाउट डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड शेयर विद योर मैक्सिमम फ्रेंड्स। थैंक यू।